हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम शास्त्र। पिछले 3-4 दिनों से बहुत ज़्यादा मैं बीमार था, इसीलिए मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस नहीं ले पाया। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे पिछले 3-4 दिनों में जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ न्यूज़पेपर्स में हम लोगों ने देखा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऑलमोस्ट 9 टॉपिक जो है वो कवर करेंगे और साथ साथ में मैंने बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक एंड टू द पॉइंट टॉपिक को रखा है क्योंकि 3-4 दिन का एनालिसिस बाकी है। ओके, सो बहुत ज़्यादा लंबा मैंने नहीं किया है, तो लेट्स स्टार्ट द सेशन। द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट बीमा सुगम। ठीक है, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, बेसिकली जो इंश्योरेंस सेक्टर है। नाउ ये जो न्यूज़ है बेसिकली क्या है कि IRDAI इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दे हैज फॉर्म्ड ए स्टीयरिंग कमेटी। उन लोगों ने एक स्टीयरिंग कमेटी को बनाया है बेसिकली किसके लिए। ये जो स्टीयरिंग कमेटी है इट विल बी द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी। यही मुख्य जो रोल है, सिग्निफिकेंस है, जो भी डिसीजन मेकिंग जो भी बातें होंगे, ठीक है, रिलेटेड टू बीमा सुगम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यही स्टीयरिंग कमेटी, ठीक है, ये जो बनाया गया है इट विल एक्ट एज द एपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी। जितने भी डिसीजंस होंगे यही जो कमेटी है यही कमेटी लेंगे, ऐसा इन लोगों ने बोला है एंड हाल ही में इसको फॉर्म किया गया है। नाउ व्हाट इज बीमा सुगम? देखिए मैंने ऑलरेडी बोला है कि इट इज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहां पे कस्टमर्स को अलग अलग मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगे, ठीक है, सुइटेबल इंश्योरेंस स्कीम्स जहां पे ऑफर किया जाएगा, ठीक है, जहां पे सुविधा मिलेगा फ्रॉम मल्टीपल ऑप्शंस गिवन बाय डिफरेंट और वेरियस कंपनीज। मतलब आपके सामने क्या होगा, अलग अलग आपके रिक्वायरमेंट के बेसिस पे आपके लिए इंश्योरेंस स्कीम्स होंगे, उससे आपको चूज करना है एंड उसके हिसाब से अप्लाई कर देना है। ठीक है, ऑल्दो अभी भी मार्केट में ऐसा बहुत सारे ऐप्स है जो ऐसे काम कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि गवर्नमेंट की है, कोई गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है तो क्रेडिबिलिटी और जो ट्रस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इन द इंश्योरेंस मार्केट एक बड़ा आई थिंक एक बड़ा डिसीजन है, ठीक है, एक बड़ा रोल प्ले करेगा ये। नाउ बाद में पता चलेगा टाइम टू टाइम कि क्या होगा, कैसे होगा, इससे रिलेटेड काम काज, ठीक है, लोग कितना ज़्यादा सपोर्ट करेंगे। बेसिकली देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इट विल सिंप्लीफाई एंड डिजिटाइज ओके द इंश्योरेंस मार्केट प्लेस। ये जो इंश्योरेंस मार्केट प्लेस है अभी बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं इंश्योरेंस से रिलेटेड, कहाँ पे जाना है, कैसे अप्लाई करना है, कैसे प्रीमियम देना होता है, कुछ भी नहीं मालूम, इट इज टू कॉम्प्लिकेटेड। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एंड इसको डिजिटाइज बनाने के लिए, ताकि हर घर से हर आदमी, क्योंकि आजकल डिजिटाइजेशन के ज़माने में हर किसी के पास स्मार्टफोन होते ही है, तो उससे वो लोग खुद ही देख सकते हैं कि उनके लिए बेस्ट चॉइस जो है वो कौन सा है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पूरा जो प्रोसेस है एंड डिजिटाइज करने के लिए ये जो इंश्योरेंस मार्केट है, इसको ये 2 काम के लिए एक्चुअली ये बीमा सुगम पोर्टल या फिर जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसको बनाया जाएगा। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पे क्या क्या सुविधा मिलेगा। लोग यहाँ पे पॉलिसी बाय कर पाएंगे, टाइम टू टाइम रिन्यूअल कर पाएंगे, कुछ भी अगर मान लीजिए क्लेम अगर करना है किसी को तो क्लेम सेटलमेंट भी इसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा एंड एजेंट्स एंड पॉलिसी पोर्टेबिलिटी भी इससे रिलेटेड जो भी कुछ बातें हैं ये यहाँ से ही क्लियर होगा। तो बेसिकली इट विल एक्ट एज ए सिंगल विंडो फॉर ऑल द पॉलिसी होल्डर्स एंड सी लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस कंपनीज जो यहाँ पे वेरियस जो सुइटेबल स्कीम है वो प्रोवाइड करेंगे एंड दे विल ओन ए स्टॉक अराउंड 47.5%। इन लोगों के पास कितना होगा, 47.5% स्टेक इच इन लोगों के पास होंगे। वाइल जो ब्रोकर्स है मार्केट में, जो एजेंट्स है, इन लोगों के पास कितना रहेगा परसेंटेज ऑफ स्टेक, इट विल बी अराउंड 2.5% इच इन बीमा सुगम प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो ये एक छोटा टॉपिक था, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट था नहीं। नेक्स्ट टॉपिक भी प्रीलिम स्पेसिफिक ही है, इट इज अबाउट इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस 2023 जो हिंदुस्तान टाइम से हम लोगों ने लिया है। बेसिकली मैंने बोला ही है कि इट इज प्रीलिम स्पेसिफिक। ठीक है, सो देखिए ऑन द ओकेजन ऑफ द इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस जो 23 सितंबर को मनाया जाता है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड सेवरल इनिशिएटिव्स टू इंप्रूव कम्युनिकेशन एंड एक्सेसिबिलिटी फॉर द हियरिंग इम्पेयर्ड। ओके, जो भी हियरिंग इम्पेयर्ड है, जार कानेदी शुनात जार कारणे अकमान असुविधा হয় তেওঁলোকৰ बेटार कम्युनिकेशনৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ एक्सेसिबिलिटी বঢ়াবৰ কাৰণে इन डिफरेंट एस्पेक्ट तो गवर्नमेंटे बहुकेटा इनिशिएटिव रिसेंटली लॉन्च কৰিছিলে।
ঠিক আছে, বা টাইম টু টাইম তেওঁলোকে লঞ্চ কৰে। নাও এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি যদি কোৱা যায় যে সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ, ঠিক আছে, হোৱাট ইজ দ্য ইন্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ। নাও এতিয়া কথাটো হৈ গ'ল কি সাইন ল্যাঙ্গুয়েজ আমি অলৰেডি কৈছোঁ যে হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰ্ডৰ কাৰণে যিখিনি মানুহ আছে, ঠিক আছে, যোনে অলপ শুনাত অসুবিধা পায়, সেই মানুহখিনিৰ কাৰণে আচলতে তেওঁলোকৰ ভালৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ কমিউনিকেশ্যন এক্সেচিবিলিটি বঢ়াবৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে টাইম টু টাইম কিছুমান স্কিম লৈ আহে আৰু এই দিনটোক স্পেচিয়েলি তেওঁলোকৰ কাৰণে মানে অবজাৰ্ভ কৰা যায়, ঠিক আছে। Now International Day of Sign Language, it is an annual event that promotes the linguistic and cultural diversity of deaf communities around the world. যিখিনি মানুহ আছে যোনখিনি হিয়াৰিং ইম্পেয়াৰ্ড হয় তেওঁলোকৰ কাৰণে লিংগুইষ্টিক এণ্ড কালচাৰেল ডাইভাৰ্চিটি তেওঁলোকৰ প্ৰমোট কৰিবৰ কাৰণে এই দিনটো উদযাপন কৰা হয়। নাও প্ৰিলিম স্পেচিফিক এটা কুৱেশ্যন আহিব পাৰে যে হোৱাট ৱাজ দ্য থিম অফ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ডে অফ চাইন লেংগুৱেজেছ 2023? The theme was a world where deaf people can sign anywhere, ठीक है, एक ऐसा दुनिया जहाँ पे deaf जो लोग हैं उन लोग कहीं पे भी साइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इट वाज द थीम ऑफ 2023 इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेजेस, ए वर्ल्ड वेयर deaf people can sign anywhere, ओके। तीसरा जो टॉपिक है इट इज अबाउट AI चैटबॉट फॉर PM किसान स्कीम। जो PM किसान स्कीम है उसके लिए एक AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है, जिसके बारे में एक इंडियन एक्सप्रेस पे एक खबर आया था, ओके, व्हिच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम GS पेपर 3 साइंस एंड टेक। तो देखते हैं कि क्या हुआ था या फिर क्या न्यूज आया है। रिसेंटली द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, देखिए ये सब प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि कौन सा इनिशिएटिव कौन से मिनिस्ट्री के द्वारा लिया जा रहा है। इन केस ऑफ दिस चैटबॉट द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने ये चैटबॉट को लॉन्च किया है। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड टू बी इंटीग्रेटेड विद अ मेजर फ्लैगशिप स्कीम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जिसको शॉर्ट फॉर्म में PM किसान भी बोला जाता है। ये जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना है इसके रिलेटेड इसको इंटीग्रेट किया जाएगा इस पर्टिकुलर AI चैटबॉट के थ्रू, ठीक है। की फीचर्स क्या है देखते हैं कि इट इज डेवलप्ड एंड इम्प्रूव विद द सपोर्ट ऑफ एक्सटेप फाउंडेशन एंड वासिनी, ठीक है। Now the AI chatbot will assist farmers in seeking information related to their application status, payment details, ineligibility status, etc. देखिए ये हर तरीके से आप लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे क्या होता है कि यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके अगर किसी पे भी ऐसे पे भी सवाल आ सकता है, कहीं पे भी आ सकता है, GS पेपर 3 में भी आ सकता है, तो आप लोग यहाँ पे ये स्टेप के बारे में आप लोग बोल सकते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने रिसेंटली AI की मदद से एक जो चैटबॉट है AI चैटबॉट को इंटीग्रेट किया है PM किसान स्कीम के साथ, ताकि जो भी फार्मर्स है वो अपने जो भी एप्लीकेशन उन लोगों ने जिन्होंने भी भरा है उनका स्टेटस, ठीक है, कि कहाँ तक कब ये फुलफिल होगा, कब पैसा मिलेगा, उनके एप्लीकेशन स्टेटस को जानने के लिए, साथ साथ में पेमेंट डिटेल्स के बारे में जानने के लिए एंड जो इनएलिजिबिलिटी स्टेटस है उसके बारे में भी जानने के लिए ये चैटबॉट असिस्ट फार्मर्स को करेंगे। Now it offers multilingual support catering to the linguistic and regional diversity of the PM किसान बेनिफिशियरीज, ठीक है। जो भी PM किसान बेनिफिशियरीज है वो दुनिया इंडिया के हर कोने से है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ सकता है, हाँ अंग्रेजी उनको नहीं आ सकता है, तो इसके लिए मल्टीलिंगुअल सपोर्ट भी इसके द्वारा दिया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एन AI चैटबॉट। बेसिकली देखिए आप सभी और हम सभी लोग AI चैटबॉट किसी ना किसी तरीके से यूज करते आ रहे हैं, ठीक है। चैटबॉट्स आल्सो कॉल्ड द चैटरबॉट्स इज अ फॉर्म ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज्ड इन मैसेजिंग एप्स। बेसिकली कहाँ पे यूज होता है, मैसेजिंग एप्स में यूज होता है। एंड की एग्जांपल्स आर चैटबॉट्स यूज्ड बाय बिजनेसेस इन फेसबुक मैसेंजर, ठीक है, वहाँ पे ये आपको चैटबॉट मिलेगा। टेलीग्राम में मिलता है। वर्चुअल असिस्टेंस जो भी सुविधा अलग अलग प्लेटफॉर्म में दिया जाता है, अलग अलग डिवाइसेस में मिलता है, सच एज अमेज़न एलेक्सा एंड चैट जीपीटी, ये सब क्या है, AI चैटबॉट ही है जो आजकल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, ठीक है ना। व्हाट इज PM किसान, देखिए इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा लिमिटेड इंफॉर्मेशन हम लोगों ने प्रोवाइड किया है, लेकिन पूरा क्या है फैक्चुअल है।
कब लॉन्च किया गया था, आजकल यह भी सवाल आता है यूपीएससी में। इसको लॉन्च किया गया था ऑन 24 ऑफ फरवरी 2019, ठीक है, 29-19, ये दो याद रखिए, मतलब 29 पहले, आगे क्या है 2 है, तो जनवरी एंड फरवरी कौन से महीने में आता है, फरवरी। उसका अगर मैं नाम से बोलूँ, लाइक नंबर से बोलूँ तो सेकेंड मंथ, तो इसीलिए सेकेंड मंथ, लेकिन क्या है 29। कब लॉन्च किया गया था, 29 ऐसे करके याद रखिए। तो यहाँ से 29 से 2 से आप निकाल सकते हैं कि हाँ फरवरी 29, आई एम सो सॉरी 24, ओके 2019, ठीक है। गलती मेरे से हुआ है, लाइक इट वुड बी 24, ठीक है, मैंने 29 गलती से बोल दिया है, लेकिन हाँ ऐसे करके याद कर सकते हैं, 24-19 करके याद कर सकते हैं, ठीक है, ओके। ऐसे करके बोल सकते हैं कि 24 यहाँ पे 19, तो ये 2 वाला जो फंडा है फरवरी महीने की 24 ऑफ फरवरी कब लॉन्च किया गया था, 19 में, 2019, ठीक है। जो भी गलत मैंने कहा उसके लिए सॉरी। बेसिकली इट इज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। देखिए सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है, जो भी फंडिंग गवर्नमेंट के तरफ से दिया जाता है, इट विल बी अराउंड 100% फंडिंग फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन कुछ अलग से और तरीके का क्या होता है, स्कीम्स होते हैं, बेसिकली जिसको बोला जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स। ये क्या होता है, देखिए इंडिया में ना बहुत सारे स्टेट्स को ये सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम्स दिया जाता है, अलग अलग नाम से अलग अलग स्कीम्स इसके अंदर आता है, जहाँ पे एटलीस्ट जो क्राइटेरिया ऐसा है कि 60-40, ठीक है, 60% विल बी फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 40% जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है वो फंड करता है। और इन केस ऑफ नॉर्थ ईस्ट बहुत ज़्यादा देखा जाता है, बहुत सारे स्कीम्स के लिए ये जो रेशियो हो जाता है, इट इज अराउंड 90:10, दैट मीन्स 90% विल बी फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 10% इज फंडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, जिसको बोला जाता है सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम। लेकिन सेक्टर स्कीम में क्या होता है, 100% फंडिंग कहाँ से आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है। ये जो बेसिक डिफरेंस है ये आप लोगों को जानना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे बोल दिया है ना। ये जो पीएम किसान है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सा है या फिर मिनिस्ट्री कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, ठीक है। द स्कीम वाज इनिशियली मेंट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स एसएमएफ्स हैविंग लैंड होल्डिंग अप टू 2 हेक्टर्स, जिसके ऑलमोस्ट 2 हेक्टर्स, ठीक है, तक लैंड है, उससे कम लैंड है। बेसिकली जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स है उन्हीं लोगों को इस स्कीम्स के द्वारा पहले मतलब इस स्कीम का सुविधा मिला था, बट स्कोप ऑफ द स्कीम वाज एक्सटेंडेड टू कवर ऑल लैंड होल्डिंग फार्मर्स लेटर। जो स्कोप है इस पर्टिकुलर स्कीम का ये बाद में बढ़ाया गया था, ठीक है। फाइनेंशियल बेनिफिट कितना मिलता है, करीबन 6,000 रुपये मिलता है पर ईयर इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट, दैट मीन्स 2000, ठीक है। हर 4 महीने में क्या मिलता है, 2000 करके इन लोगों को टोटल 6,003 इंस्टॉलमेंट्स में पैसा मिलता है, ठीक है। एंड इज ट्रांसफर्ड इनटू द बैंक अकाउंट्स ऑफ फार्मर्स फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री थ्रू डीबीटी और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, ठीक है। सीधा यहाँ पे कोई मिडिलमैन का कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि ये डीबीटी के थ्रू ये पैसा ट्रांसफर किया जाता है, ओके। So it was about PM Kisan. The next topic is about India's inclusion in the JP Morgan GBI EM Index, which is important for GS paper 3 economics point of view. And जो ये मैंने न्यूज़ उठाया है, कहाँ से उठाया है, इंडियन एक्सप्रेस से मैंने ये लिया है, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या इशू है। Recently, JP Morgan Chase and Company will include India in its Government Bond Index Emerging Market (GBI) Government Bond Index Emerging Market Index from जून 2024। यहाँ पे ये बोला गया है कि आने वाले जो साल है, जून जो महीना है, जून 2024 से हमारे यहाँ पे जो भी सोवरेन गवर्नमेंट बॉन्ड जो रिलीज किया जाता है
उसको भी कहां पे डाला जाएगा, इंक्लूड किया जाएगा। ये जो जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी इंडेक्स है, बेसिकली जीबीआई ईएम इंडेक्स है, वहां पे इसको इंक्लूड किया जाएगा। बेसिकली एक बहुत बड़ी खबर है और बहुत एक बढ़िया सा स्टेप है, क्योंकि दिस मूव इज एक्सपेक्टेड टू वाइडन द इन्वेस्टर बेस एंड पोटेंशियली लीड टू एप्रिसिएशन ऑफ द रूपी। देखिए यहाँ पे क्या होता है, हमारे यहाँ पे मैं क्या गवर्नमेंट बॉन्ड क्या होता है पहले ये समझा देता हूं, ठीक है। A government bond is an investment vehicle that allows investors to lend money to the government in return for a steady interest income। मान लीजिए कोई इन्वेस्टर है, यहाँ पे गवर्नमेंट है, ठीक है, मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इन लोग किसको पैसा देंगे, गवर्नमेंट को पैसा देंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पे क्या होगा, गवर्नमेंट क्या देंगे, सर्टेन बॉन्ड्स, ये बेसिकली पेपर्स होता है, ठीक है, जहां पे साइन होता है कि हाँ इतने तारीख को आपका जो पैसा है वो हम लौटा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज्यादा कम होता है, लेकिन लोग इतना ज्यादा इंटरेस्टेड क्यों रहता है, क्योंकि क्रेडिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट बहुत ज्यादा हाई है, तो इसीलिए लोग पैसा रखना चाहते हैं गवर्नमेंट के पास, ठीक है। द गवर्नमेंट यूजेस दिस फंड्स फॉर वेलफेयर स्कीम्स। ये पैसा क्यों लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को वेलफेयर स्कीम चलाना होता है, कैपिटल प्रोजेक्ट फंडिंग करना होता है, एंड जो ऑपरेशनल एक्सपेंसेस है गवर्नमेंट का एंड जो अदर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है उसको पूरा करने के लिए टाइम टू टाइम मार्केट से पैसा उठाते हैं बाय इशूइंग सर्टेन बॉन्ड, जो एक पेपर की तरह होता है जहां पे प्रॉपर टाइम, डेट एंड साइन वगैरह होता है। एक गवर्नमेंट क्या है, पेपर है, जिसके लिए लोग क्या करते हैं कि पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं एंड इसके लिए एक लो और स्टेडी इंटरेस्ट इनकम पर्टिकुलर जो इन्वेस्टर है उन लोगों को मिल जाता है ना। बात ऐसा है जो हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है उसके लिए बाहर के इन्वेस्टर्स बहुत ज्यादा इच्छुक नहीं थे पहले। अभी जब हमारे गवर्नमेंट बॉन्ड्स को जेपी मॉर्गन का जो जीबीआई एंड ईएम इंडेक्स है वहां पे अगर एनलिस्ट किया जाएगा तो उससे क्या होगा, जो बाहर के इन्वेस्टर्स है दे विल आल्सो कम एंड बाय सर्टेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ओके। तो हमारे यहाँ से रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स भी वो लोग आके खरीदेंगे, जिससे रूपी का अप्रिसिएशन भी देखा जा सकता है, यही इस आर्टिकल में बोला है, ठीक है। व्हाट इज जेपी मॉर्गन गवर्नमेंट बॉन्ड इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट, जीबीआई, जेपी मॉर्गन, ओके, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इंडेक्स इमर्जिंग मार्केट, ठीक है। ये जो है ये क्या है देखते हैं। जेपी मॉर्गन जीबीआई ईएम इज अ वाइडली फॉलोड एंड इन्फ्लुएंशियल बेंचमार्क इंडेक्स दैट ट्रैक्स द परफॉर्मेंस ऑफ लोकल करेंसी डिनोमिनेटेड सॉवरेन बॉन्ड्स। फॉर एग्जांपल हमारे केस में रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स के बारे में अगर मान लो एनलिस्ट हो गया एक बार, तो उसके बाद टाइम टू टाइम इसी पर्टिकुलर बॉन्ड का परफॉर्मेंस चेक किया जाएगा, उसके हिसाब से रेटिंग दिया जाएगा। मान लो कि रेटिंग खराब निकला तो कोई भी इन्वेस्टर आके नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे जो हमारे रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स है उसको आके खरीदे, ठीक है। लेकिन अगर रेटिंग अच्छा हुआ जेपी मॉर्गन जीबीआई ईएम इंडेक्स में, तो हमारे रूपी डिनोमिनेटेड बॉन्ड्स को भी खरीदने के लिए लोग आएंगे, जिससे एप्रिसिएशन भी होगा, यही यहाँ पे बोला गया है। सिग्निफिकेंस, इंडिया's इंक्लूजन इन जीबीआई ईएम इंडेक्स पोजीशंस इंडिया एज ए कोवेटेड इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन। ऐसा है कि अगर यहाँ पे एनलिस्ट हो गया तो इंडिया विल बी ए हब ऑफ इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, ये यहाँ पे बोला गया है। इट कैन अट्रैक्ट ग्लोबल इन्वेस्टर्स सीकिंग अपॉर्चुनिटीज इन इमर्जिंग मार्केट, पोटेंशियली resulting in substantial inflows of US dollar 45 to 50 billion over the next 12 to 15 months, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यही दिया था कि एक कोई इन्वेस्टर है, ठीक है, यहाँ पे गवर्नमेंट और कोई कंपनी है, ये बॉन्ड इशू करेंगे, इसके साथ साथ कैसे ये जो बॉन्ड लेंगे इसके खिलाफ ये लोग क्या देंगे, इन्वेस्टर्स पैसा देंगे, और टाइम टू टाइम ये जो गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ठीक है, लाइक पैसा जो इन लोगों ने लिया है इसको वापस किया जाता है। That was all about India's inclusion in JP Morgan GBI EM index. The next topic is about statue of Adi Shankaracharya, which is important for GS paper 1 and sources is Indian Express. Why in news? Because Chief Minister of Madhya Pradesh unveiled the 108 feet 108 फीट लंबा, ठीक है, हाई स्टैच्यू ऑफ वननेस, ये इंपॉर्टेंट है, स्टैच्यू ऑफ
वननेस ऑफ आदि शंकराचार्य ऑन मंधाता माउंटेन। कहाँ पे इसको अनवील किया गया है, इसको बनाया गया है, मंधाता माउंटेन में बनाया गया है एट ओमकारेश्वर इन खंडवा डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अद्वैता लोक। नाउ व्हाई इज मंधाता कंसिडर्ड एज सिग्निफिकेंट? क्यों मंधाता माउंटेन को, ठीक है, इसको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है? बिकॉज मंधाता में क्या है, नर्मदा रिवर के पास है एंड विच इज होम टू अबाउट 2 ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगस। जो 12 ज्योतिर्लिंगस है उनमें से 2 इसी पर्टिकुलर मंधाता जो माउंटेन और जो आइलैंड एरिया है इसी में है, ऐसा यहाँ पे लिखा है। बेसिकली कौन सा है? ओमकारेश्वर, लोकेटेड ऑन द साउथ साइड ऑफ द आइलैंड एंड अमरेश्वर। ओमकारेश्वर एंड अमरेश्वर कहाँ है? मंधाता आइलैंड में है, जहां पे एक्चुअली ये जो स्टेच्यू ऑफ वननेस है ऑफ आदि शंकराचार्य, इससे रिलेटेड फाउंडेशन स्टोन को ले किया गया है। ठीक है। द आइलैंड इज डॉटेड विद शैवाइट, वैष्णवाइट एंड जैन टेम्पल्स डेटिंग बैक टू 14 एंड 18 सेंचुरी। यहाँ पे सिर्फ शिव जी की मंदिर नहीं मिलता है, यहाँ पे विष्णु जी को पूजा करने के लिए भी मंदिर है शिव जी के साथ साथ, एंड जैन टेम्पल्स भी यहाँ पे दिख जाता है। द नेम ओमकारेश्वर इज डिराइव फ्रॉम द shape of the island which resembles the sacred syllable Om and its name means the Lord of Omkara। ठीक है। देखिए अभी थोड़ा बहुत हमको क्या जानना है, ये तो कॉन्टेक्स्ट था, ठीक है। नाउ हमको क्या जानना है अबाउट आदि शंकराचार्य। बेसिकली उनके वर्क्स के बारे में जानना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे वर्क्स के बारे में भी दिया है, ब्रह्मा सूत्र भाष्य, ठीक है, एक उनका वर्क है, नोटेबल वर्क। साथ साथ में भजा गोविंद स्तोत्र, निर्वाणा शतकम, प्रकरण ग्रंथ, ये उनके नोटेबल वर्क्स है। अदर कंट्रीब्यूशन क्या है? क्यों ही वाज क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ही वाज रेस्पॉन्सिबल फॉर रिवीविंग Hinduism in India to a great extent when Buddhism was gaining popularity। जब बुद्धिज्म को बुद्धिज्म was gaining popularity और या फिर बुद्धिज्म को बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी मिल रहा था, तब रिवाइवल ऑफ हिंदुइज्म किसके द्वारा किया गया था? ये कौन थे? He was आदि शंकराचार्य। He established 4 मठ in the 4 corners of India at श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका एंड बद्रीनाथ। ठीक है, श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका एंड बद्रीनाथ। श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका एंड बद्रीनाथ फॉर प्रोपोगेशन ऑफ सनातन धर्म। ना यहाँ पे जो आया है अद्वैतवाद, ठीक है, अद्वैतवाद की है। एक होता है द्वैतवाद, ठीक है, जिसका जिसके बारे में हम लोग कभी बात करेंगे। दूसरा होता है अद्वैतवाद, ठीक है। द्वैतवाद होता है डुअलिज्म एंड अद्वैतवाद होता है नॉन डुअलिज्म। सीधी सी बात यहाँ पे यही है, जो आप लोगों ने सुना भी होगा, अहम ब्रह्मास्मि। मतलब इसका मीनिंग, सिंपल मीनिंग यही है कि आत्मा एंड परमात्मा जो है वो एक ही है, ठीक है। इसीलिए बोला कि नॉन डुअलिज्म, वो 2 अलग अलग नहीं है, ठीक है, वो 2 अलग अलग नहीं है। तो ये जो संसार हम लोग देखते हैं ये क्या है? बोला कि इन्होंने बोला कि ये माया है, ठीक है। तो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जो एक फेमस जो राइटिंग है, वहां पे यही बोला गया कि ब्रह्म, ठीक है सर, ब्रह्म इट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नॉन डुअलिटी। ओके, ब्रह्म व्हिच इज द रियलिटी ऑफ ऑल थिंग। কৈছে যে পৃথিৱীত যিমান যি বস্তু আছে, বিশ্ব ব্ৰহ্মাণ্ডত যিমান যি বস্তু আছে, তাৰ মূল যিটো বিষয় বা বস্তু কি হয়? ব্ৰহ্ম, ঠিক আছে। আৰু এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছে যে আত্মা আৰু পৰমাত্মা এই দুইটা কি হয়? একেই হয় বুলি ক'ব বিচাৰিছে, ঠিক আছে। Advaitins understand Brahma as transcending individuality and empirical plurality. They seek to establish that the essential core of one's self, আমি যাক আত্মা বুলি কওঁ, it is itself is the Brahma। ঠিক আছে, কৈছে যে আত্মা মানে কি? ব্ৰহ্ম, মানে আত্মা পৰমাত্মা, ব্ৰহ্ম বা পৰমাত্মা কি হয়? এটাই বস্তু হয়, এই বেলেগ বেলেগ নহয়। সেইকাৰণে নন ডুৱেলিজিমৰ কথা কৈছে, যাক তেওঁৰ যিটো ফিলচফি, এইটো ফিলচফি কি বুলি কোৱা গৈছে? অদ্বৈতা বেদান্ত ফিলচফি বা অদ্বৈতা ফিলচফি বুলি কোৱা গৈছে। দ্য ফাণ্ডামেণ্টেল ট্ৰাষ্ট অফ অদ্বৈতা বেদান্ত ডেট দ্য আত্মা ইজ পিয়ৰ নন ইণ্টেনশ্যনেল কনচিয়াছনেছ।
ঠিক আছে, it is one without a second, non-dual, infinite existence and numerically identical with Brahma. ঠিক আছে, so it was all about Advaita Vedanta. So the next topic is about Norman E. Borlaug Award. Context क्या है? Indian agricultural scientist Dr. Swati Nayak, affectionately known as Bihana Didi or Seed Lady, Seed, ঠিক আছে, কাক কোৱা হয় सीड लेडी বুলি क्वेश्चन আহিব পাৰে। स्वाति नायक, डॉक्टर स्वाति नायक, ओके, ये कहां से बिलोंग करते हैं? ओडिशा से बिलोंग करते हैं। एंड Dr. Swati Nayak has been honored with the Norman Borlaug Award of 2023. ये important है from prelims point of view, and she became the third Indian to receive this prestigious award after Aditi Mukherjee in 2012 and Mahalingam Govindaraj in 2023, recognizing her remarkable contribution to agriculture, particularly in the realm of drought-tolerant rice varieties. इनके फील्ड कौन से है? drought-tolerant राइस वेराइटीज इन्होंने बनाया था, तो इसीलिए इनको ये अवार्ड मिला है। What is Norman Borlaug Award? The award is endowed by a Rockefeller Foundation US by the World Food Prize Foundation to honor individuals under the age of 40 who has achieved remarkable science-based accomplishments in international एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोडक्शन। जो 40 के एज से नीचे जो लोग हैं जिन्होंने साइंस की फील्ड में, एग्रीकल्चर की फील्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम किया है, इन लोगों को बेसिकली वर्ल्ड फूड प्राइज के द्वारा, इनके जो एक फाउंडेशन है रॉकीफेलर फाउंडेशन के द्वारा ये अवार्ड से नवाजा जाता है। द अवार्ड इज नेम आफ्टर नॉर्मन ई बोरलॉग, द फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन एंड द 1970 नोबेल पीस प्राइज लॉरेट। ঠিক আছে, গ্ৰীণ ৰিভলিউশ্যনৰ মূলতে কোনজন ব্যক্তি আছিলে? নৰমান ই বৰলগ। নাও what was the contributions of Swati Nayak? Dr. Swati Nayak, she introduced drought tolerant साहाभागी धन राइस वैरायटी। क्या बोला है यहाँ पे? साहाभागी धन राइस वैरायटी, ये याद रखना है। साहाभागी धन राइस वैरायटी which is drought tolerant, मानि लो खरांगो जदि हो जाए এই শস্যবিধৰ উৎপাদন হবই হব। ঠিক আছে, বেসিক্যালি উড়িষ্যা, and it was a like major successful invention by Dr. Swati Nayak, and it brought about a major change in rain-fed areas. The variety became an integral element of every farmer family's diet and crop rotation. ठीक है सर, नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द स्टेट ऑफ राइनो रिपोर्ट ऑफ 2023, ठीक है, व्हिच इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। क्या बोला गया है कि द ग्रेटर वन हॉर्न राइनो पॉपुलेशन इन इंडिया एंड नेपाल इज ग्रोइंग। इंडिया और नेपाल में वन हॉर्न राइनोसेरस की पॉपुलेशन बढ़ा है, एज हाईलाइटेड इन द स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट ऑफ 2023। कहाँ पे ये मालूम हुआ है, कहाँ पे देखने को मिला है, कहाँ पे हाईलाइट हुआ है? स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट ऑफ 2023 बाय द इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन। ये भी पूछा जा सकता है कि द रिसेंटली पब्लिश्ड स्टेट ऑफ द राइनो रिपोर्ट 2023 was published by which of the following organization? The answer will be International Rhino Foundation, IRF, ठीक है। मैंने पिछला जो डिस्कशन था करंट अफेयर्स का, वहाँ पे मैंने एक टॉपिक भी लिया था इंडियन वन हॉर्न राइनोसेरस के साथ साथ जो कई प्रकार के जो राइनोसेरस पाया जाता है अलग अलग कोने में दुनिया के, उसके बारे में मैंने बोला था। साथ साथ में उनका जो IUCN रेड डाटा लिस्ट में कौन से स्टेटस, कौन से राइनो स्पेसी को मिला है, इससे रिलेटेड भी मैंने डिस्कस किया था। जैसे मैंने बोला था कि क्रिटिकली एंडेंजर्ड जो है ये किसको मिला है? BJS ब्लैक ऑफ अफ्रीका, ठीक है, जो जावान राइनो है एंड जो सुमात्रान राइनो है। हमारे वाला वल्नरेबल कैटेगरी में है, जो व्हाइट राइनो है इट इज नियर थ्रेटन। इनका इनके पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में है, तो टेंशन लेने वाली बात इसके लिए, इस पर्टिकुलर स्पेसी के लिए तो अभी तक नहीं है। तो इस रिपोर्ट से की फाइंडिंग क्या मिला है और ये क्या रिपोर्ट था? इट इज अ कोलैबोरेशन
Okay, the collaboration among India, Bhutan and Nepal along with the strict government protection and management has led to a 20% increase in their population over the past decade. Last 10 বছৰৰ কিমান পাৰ্চেন্ট বাঢ়িছে ইণ্ডিয়া ভুটান নেপালৰ এই অঞ্চলত বেসিক্যালি ইণ্ডিয়া আৰু নেপালত 100 ৰাইনোছৰছ প্ৰায় 20% তেওঁলোকৰ পপুলেশ্যন বাঢ়িছে and India is estimated to be home of 3262 rhinos 3262 rhinos India আছে বুলি কোৱা গৈছে Black rhino population are increasing despite poaching pressures. However, South Africa is grappling with devastating poaching losses of its white rhinos, particularly in certain reserves. One concerning aspect highlighted in the report is that the status and whereabouts of 12 of the approximately 76 remaining Javan rhinos are unknown. ठीक है, ये unknown है, ये बहुत बड़ा एक खुलासा इस रिपोर्ट के द्वारा हुआ है Sumatran rhinos are also increasingly difficult to find. Sumatran rhinos को भी rhinos भी दिख नहीं रहा है और ये raising uncertainty about their population in the wild कितना है total इससे related भी कोई proper information नहीं है While poaching and habitat loss remain significant threats to rhinos globally, climate change is also impacting their survival. Basically, अब सभी को मालूम है कि राइनो कहाँ पे ज़्यादा फीड करता है जो ग्रासलैंड एरिया है, जो वेटलैंड एरिया है, ठीक है और काफ़ी सारे प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे हैं बेसिकली यहाँ पे भी देखने को मिलता है काजीरंगा में ड्यूरिंग द फ्लड टाइम ठीक है ड्यूरिंग द मानसून सीजन ठीक है इन लोगों का जो पॉपुलेशन है जो मोबिलिटी है ये बहुत ज़्यादा इधर उधर हो जाता है ठीक है और क्लाइमेट चेंज के कारण भी इन लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ मिला है द नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट रोंगबोंग टेरोंग प्रेजेंटेड with Moidul Islam Bora Literary Award. Okay, this topic is important from GS paper 5 Assam point of view. Okay, the source is Assam Tribune. अभी देखिए मोइदुल इस्लाम बोरा लिटरेरी अवार्ड किसको मिला किसको मिला है रोंगबोंग टेरोंग जी को मिला है लेकिन अभी हम लोग रोंगबोंग टेरोंग जी के बारे में ही अच्छे से देखेंगे रोंगबोंग टेरोंग ही इज ए लिटरेरी फिगर फ्रॉम असम एंड ही इज ए पद्मश्री फॉर हिज लिटरेरी वर्क रोंगमिलिर हाही इन 1981 তেওঁ ৰংমিলিৰ হাঁহিৰ কাৰণে বেসিক্যালি তেওঁৰ যি লিটাৰেৰী ওয়ার্ক আছে তাৰ কাৰণে এই সম্মান তেওঁ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল ৰংবং টেৰং ওয়ার্ক এজ এন এছএমইছ টিচাৰ ইন ডিফু গভৰ্নমেণ্ট বয়েজ হাই স্কুল এণ্ড দেন এজ এন এছএমইছ লেকচাৰাৰ ইন ডিফু গভৰ্নমেণ্ট কলেজ এণ্ড এক্টেড এজ এ প্ৰিন্সিপাল ইন চাৰ্জ অন এপ্ৰিল 1st of 2000 এণ্ড ৰিটায়াৰ্ড অন 38 November 2002 Okay, he was also the president of Ahom Sahitya Sabha for 2 terms. The Ahom Sahitya Sabharo দুবাৰৰ সভাপতি আছিল Terong was given a lifetime achievement award at Protidin Achievers Award 2021 Okay, Protidin Achievers Award 2021 ত এই সম্মান দিয়া গৈছিল লাইফটাইম এচিভমেন্ট এৱাৰ্ড তাৰ লগতে লমিৰ দাই এৱাৰ্ড অফ ইন 2019 he is conferred with honorary doctor D.Litt from Cotton University in May 22 okay so बहुत सारे अवार्ड से इनको नवाजा गया है इनको अवार्ड बहुत सारे मिला है नाउ इनके द्वारा जो भी काम किया गया है इंपॉर्टेंट बुक्स इनके द्वारा जो भी लिखा गया है इसके बारे में भी देख लेते हैं मैंने ऑलरेडी रोंगमिलिर हाही के बारे में बोला ही है 1981 में ये पब्लिश्ड हुआ था साथ में श्रीमद् भागवत गीता 1986 समन्वय प्रभा ओके फोरिंगर गीत स्मृतिर पापड़ी नीला ऑर्किड ओके नीला ऑर्किड इज इंपॉर्टेंट पब्लिश्ड इन द ईयर 2001 क्रांतिकलार अश्रु जाक हेरुआ पाखी इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट जाक हेरुआ पाखी ठीक है लांगसोली तोड़ कुकरुम ओके ये सब जो है इनके नोटेबल वर्क्स है अवार्ड क्या क्या मिला है मैंने बोला ही है बाकी जो अवार्ड्स है उसके साथ साथ असम साहित्य सभा विष्णु राभा अवार्ड ही वाज प्रेजेंटेड विद असम साहित्य सभा विष्णु राभा अवार्ड इन 1982 Assam Prakashon Porishod Award in 1983 Padmasri in 1989 Assam Valley Literary Award in 2008 Assam Sahitya Sabha Basudev Jalan Award in 2008 सेम साल में ही एक ही साल में असम वैली लिटरेरी अवार्ड एंड असम साहित्य सभा वासुदेव जलन अवार्ड इनको मिला था साथ साथ में महापुरुष माधवदेव अवार्ड भी उसी साल इनको मिला था सो बेसिकली ही इज अ डायनेमिक पर्सनैलिटी फ्रॉम असम जो मेरे हिसाब से असम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिनको हाल ही में मोइदुल इस्लाम बोरा लिटरेरी अवार्ड मिला है द नेक्स्ट टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम जीएस पेपर 1 ओके
द टॉपिक इज अबाउट हरिकेन्स आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर। ये न्यूज में आया था हरिकेन्स के बारे में। तो पहले देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट क्या है कि हरिकेन्स लेंथ स्ट्रेंथन्स एज क्यूबा एंड फ्लोरिडा ब्रेस फॉर इम्पैक्ट एज अर्थ क्लाइमेट वार्म्स more storms are undergoing this kind of rapid intensification, growing quickly from relatively weak tropical storms to category 3 or higher hurricanes in under 24 hours, sometimes stunning forecasters and giving residents little time to prepare। मतलब यही बोला गया है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ना बहुत ज़्यादा मतलब जो हरिकेन आने का जो संभावना है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इंटेंसिटी ऑफ हरिकेन भी बढ़ गया है। ऐसा हो गया है कि लोग ज़्यादा मतलब देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट होते हैं इसके लिए, लेकिन टाइम ही नहीं मिलता है। मतलब फोरकास्टिंग पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर फोरकास्टिंग नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हाउ क्लाइमेट चेंज कैन रैपिडली इंटेंसिफाई ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, इसके बारे में भी जानना है। क्यों, कैसे? पहला जो पॉइंट है, इट इज अबाउट वार्मिंग ओशंस फ्यूल हायर विंड्स। More than 90% of the excess heat from human caused global warming over the past 50 years, इसको किसने एब्जॉर्ब किया है? ओशन ने ही एब्जॉर्ब करके रखा है। पिछले 50 साल में जो 90% एक्सेस हीट है इसको किसने ग्रैब करके एब्जॉर्ब करके रखा है? ओशन ने ही एब्जॉर्ब करके रखा है। जो नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट इज अबाउट विंड्स इंटेंसिफाई मोर रैपिडली। बहुत ज़्यादा रैपिड वे में विंड्स इंटेंसिफाई हो रहा है। रैपिड इंटेंसिफिकेशन टेक्निकली रेफर्स टू एन इंक्रीज ऑफ एटलीस्ट 30 नॉट्स और 35 माइल पर आवर in the maximum sustained winds over 24-hour period according to the National Hurricane Center. Several elements other than ocean temperatures affects hurricanes। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओशन टेम्परेचर ही हरिकेन को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है या फिर इम्पैक्ट करा रहा है या फिर अट्रैक्ट करा रहा है, बाकी कई सारे एलिमेंट्स है जो हरिकेन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। वन ऑफ दोस एलिमेंट्स इज वर्टिकल विंड शियर। ठीक है, वर्टिकल विंड शियर और मेजर ऑफ हाउ मच द विंड चेंजेस इन स्पीड और डायरेक्शन एट इंक्रीजिंग हाइट्स। मतलब कितना ज़्यादा, अभी देखिए जब हाइट बढ़ेगा तो विंड का डायरेक्शन, ठीक है, विंड का जो डायरेक्शन है, ठीक है, साथ साथ में डायरेक्शन के साथ साथ में स्पीड कैसे चेंज हो रहा है ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। चौथा जो पॉइंट है, इट इज अबाउट strong vertical wind shear can inhibit the development of hurricanes by tilting the structure of a storm and by forcing cool dry air into the cone। ठीक है, the increased number of hurricanes that intensify quickly and unpredictably presents a sticky problem for forecasters। हाँ सही बात है कि हरिकेन्स अगर बहुत जल्दी जल्दी आने लग जाए, ठीक है, और प्रॉपर प्रेडिक्शन अगर नहीं हो पाया तो हरिकेन फोरकास्टर्स के लिए तो प्रॉब्लम है, साथ साथ में पब्लिक के लिए भी, क्योंकि कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस के लिए कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया जा रहा है या फिर टाइम ही नहीं मिल रहा है उन लोगों को। ठीक, क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी अच्छा होगा तभी जगह कम्युनिटी प्रिपेयर्डनेस हो पाएगा। ठीक है, वेदर वार्निंग की अगर बात करें, देखिए द टॉप वेदर बॉडी इन इंडिया, द IMD इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट इज टास्क्ड विद आइडेंटिफाइंग एंड इशूइंग वार्निंग्स फॉर एडवर्स वेदर इवेंट्स। कोई अगर मान लो एडवर्स वेदर इवेंट्स है, इसके लिए हमारे यहाँ पे इंडिया में किसको ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है? तो आइडेंटिफाई एंड इशू वार्निंग्स, दैट इज IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है, रिलाइंग ऑन ए सिस्टम ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग टू डू सो। कैसे देता है? कलर कोडेड वेदर वार्निंग IMD लोगों तक पहुंचाते हैं। देखिए अगर मान लीजिए कि ग्रीन है, ठीक है, मान लीजिए कि ग्रीन है, green, that means pre-cyclonic watch. This code means that all is well, there is no likelihood of any adverse weather related and there is no advisories issued। कोई एडवाइजरी इशू नहीं किया जाता है, बोला गया कि ऑल इज वेल, सब ठीक है, कोई ऐसा टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कोई एडवर्स वेदर नहीं है। ठीक है, येलो साइक्लोन अलर्ट, द कलर येलो सिग्नल्स ऑथराइजेस टू बी अवेयर, मतलब कोई रीजन बी अवेयर और ऑन देयर गार्ड विथ the likelihood of severely bad weather that could last several days at a stretch, while also suggesting that the weather could take a turn for the worse and upset daily activities। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई गलत एक्टिविटी और वेदर फेनोमेना हो सकता है, तो इसके लिए इन लोगों को बोला गया है कि आप लोग अवेयर रहिए, बी अवेयर। ठीक है,
किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है। बेसिकली साइक्लोन अलर्ट यहाँ पे दिया जाता है, एडवाइजरी जारी किया जाता है। ऑरेंज अलर्ट साइक्लोन वार्निंग ही है, ये अलर्ट था येलो वाला, ये वार्निंग है, मीनिंग बी प्रिपेयर्ड कि ये तो आएगा, अभी प्रिपेयर्ड रहिए आप लोग। The IMD issues the orange alert as a warning for extremely bad weather। जब बहुत ज़्यादा बैड वेदर, खराब मौसम होता है, तब ऑरेंज जो अलर्ट है ये जारी किया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी ब्लैकआउट्स एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ कम्युनिकेशन डिस्ट्रप्शन, हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन टूट जाए या फिर जो जनरल कम्युनिकेशन नेटवर्क है इसमें भी डिस्ट्रप्शन आ सकता है, इंक्लूडिंग रेल एंड रोड क्लोजर्स और इंक्लूडिंग रोड एंड रेल क्लोजर्स, मतलब रोडवेज एंड रेलवेज का भी क्लोजर हो सकता है। रेड अलर्ट ड्यूरिंग और पोस्ट लैंडफॉल आउटलुक, द IMD issues the highest level of warning indicating authorities should take action, मतलब आगे अभी क्या लेना है, एक्शन लेना है। Only when it is guaranteed that bad weather is going to upend travel and power and pose a significant risk to life, मतलब अभी आने वाला है, कोई चांस नहीं है प्रिपेयर होने के लिए, अवेयर होने के लिए। अभी क्या करना है, अथॉरिटीज को जारी किया जाएगा सूचना कि आप लोगों को नेसेसरी एक्शन लेना पड़ेगा। हाँ, ये भी सवाल बहुत बार आए हैं कि जो हरिकेन्स है उसको या फिर जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है उसको अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से जाना जाता है। फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में इसको बोला जाता है विली विली, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में विली विली, ठीक है। जो चाइना जापान वाला कोस्ट है वहां पे बोला जाता है टाइफून। तो ऐसे करके अलग अलग जगह में इसका अलग अलग नाम है। यहाँ पे एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मैंने यहाँ पे डाला है जो यूपीएससी 2022 में आया था, डिस्कसिंग द मीनिंग ऑफ कलर कोडेड वेदर वार्निंग्स फॉर साइक्लोन प्रोन एरियाज गिवन बाय IMD इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। 150 वर्ड्स में आपको ये आंसर करना है। बाकी जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे डाला है, क्वेश्चंस ऑफ द डे, ये भी आप लोग देख के इसको अटेम्प्ट कीजिए। एंड अभी तक आप लोगों ने हमारे साथ अगर इंस्टाग्राम में नहीं जुड़ा है तो वहाँ पे जोड़ लीजिए, क्योंकि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट से लेके APSC तक जो भी स्टैटिक क्वेश्चन करंट अफेयर्स से बन सकता है उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम लोग हर दिन डालते हैं, तो वो भी आप लोग फॉलो कर लीजिए। एंड ये जो डिस्कशन सीरीज है ये अब से कंटिन्यू होगा। एंड इसको देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग एग्जाम शास्त्र। Okay, keep supporting us. Thank you.